नमस्ते। आज बात करेंगे ध्रुव राठी की, जो इंडिया के सबसे जाने माने और विवादास्पद यूट्यूबर्स में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और हमने सोचा कि क्यों ना उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को निकालकर एक जगह पर समझा जाए। इससे उनकी सोच और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनकी पर्सनल कहानी, फिर समझेंगे कि उनका क्रिटिसिज्म का तरीका क्या है, उनके आइडियाज़ के पीछे की फिलॉसफी क्या है, और आखिर में इंडिया के फ्यूचर को लेकर उनका विजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो ध्रुव राठी से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या यूं कहें कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही वो सवाल है। अक्सर लोग इसे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी है क्या। तो बात एकदम सीधी है। ध्रुव राठी का जर्मनी जाना उनके यूट्यूब करियर से बहुत पहले हुआ था। वो 2011 में सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी बैचलर डिग्री के लिए वहां गए थे, और यूट्यूब चैनल तो उन्होंने स्टूडेंट रहते हुए ही शुरू कर दिया था। अब वो वहां क्यों रहते हैं, तो ये एक पर्सनल फैसला है जो उन्होंने अपने पार्टनर के कंफर्ट को देखते हुए लिया है। और अब आता है उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो काफी मजेदार है। वो पलटकर कहते हैं कि अगर कोई जर्मन शेपर्ड है तो वो आरएसएस के लोग हैं। उनका दावा है कि आरएसएस की विचारधारा ही 1920s और 30s के जर्मनी और इटली के पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर्ड है। तो ये तो हुई उनकी पर्सनल कहानी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक पब्लिक क्रिटिक के तौर पर उनके काम को, खासकर जब वो फिल्मों का रिव्यू करते हैं। यहाँ पर उनकी आलोचना का तरीका समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, उन्होंने धुरंधर को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल को उन्होंने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए क्रिटिसाइज किया, जो कि एक कल्चरल क्रिटिक है, पॉलिटिकल नहीं। इससे पता चलता है कि उनका क्रिटिसिज्म एक जैसा नहीं है, बल्कि फिल्म के कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो उनके हिसाब से असली मुद्दा ये नहीं है कि सरकार के फेवर में फिल्में बन रही हैं। मुद्दा ये है कि सेंसर बोर्ड कथित तौर पर सिर्फ एक ही तरफ की कहानी को आगे बढ़ने दे रहा है, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें दबाया जा रहा है। मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ध्रुव राठी के काम के पीछे की असल विचारधारा क्या है। वो कौन सी वैल्यूज हैं जो उनके वीडियोस को ड्राइव करती हैं। उनके मुताबिक उनकी आइडियोलॉजी 3 मेन पिलर्स पे खड़ी है। पहला है रैशनलिज्म, यानी साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देना। दूसरा है लिबर्टी, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सबको साथ लेकर चलना। और तीसरा है टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस, यानी डाइवर्सिटी और आपसी सम्मान को वैल्यू देना। वो खुद को किसी पार्टी से नहीं बल्कि इन सिद्धांतों से जोड़ते हैं। और एक और बात जो सामने आती है वो है धर्म पर उनका स्टैंड। वो खुद को एक एथीस्ट यानी नास्तिक बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि धर्म हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि वो धार्मिक लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि उन धोखेबाजों के खिलाफ हैं जो धर्म को एक बिजनेस बना देते हैं। तो क्रिटिसिज्म से हटकर अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आखिर भारत के फ्यूचर को लेकर ध्रुव राठी का विजन क्या है? वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? उनका सबसे बड़ा आइडिया यही है कि इंडिया को लीडरशिप यानी नेता पूजा की संस्कृति से बाहर निकलना होगा। वो कहते हैं कि देश को किसी एक स्ट्रांग लीडर की नहीं बल्कि मंत्रियों की एक मजबूत और एम्पावर्ड टीम की जरूरत है। और इसी बात को लेकर उन्होंने इंटरव्यू में एक बहुत ही स्ट्रांग और शायद कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत एक्शन लेने से बेहतर है कि कोई एक्शन ही न लिया जाए। तो अगर एक मजबूत टीम आए तो उसे सबसे पहले कहाँ काम करना चाहिए? राठी के हिसाब से 3 एरिया सबसे जरूरी हैं और उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है: एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर। उनके मुताबिक ये किसी भी देश की नींव होते हैं। और न्यूज़ मीडिया को ठीक करने के लिए भी उनके पास एक 2 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, प्राइवेट न्यूज़ चैनलों को सरकार से मिलने वाली सारी फंडिंग बंद कर दी जाए। स्टेप 2, एक ऐसा मीडिया हाउस बनाया जाए जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और पब्लिकली फंडेड हो, यानी उसका पैसा सीधे देश के नागरिक दें ताकि उसकी जवाबदेही जनता की तरफ हो। तो हमने ध्रुव राठी की पर्सनल कहानी से शुरुआत की और उनके नेशनल रिफॉर्म्स के विजन तक उनके सारे मुख्य तर्कों को एक एक करके समझा। और आखिर में एक सवाल जो ये पूरी बातचीत हमारे सामने रखती है: किसी भी देश के लिए क्या बेहतर है, एक अकेला स्ट्रांग लीडर या फिर एक मजबूत और काबिल लोगों की टीम?